बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 38, चेंज मैनेजमेंट। इसी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पढ़ा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में चेंज कैसे लाया जा सकता है। अब जब चेंज ले आए तो चेंज को मैनेज कैसे किया जाएगा। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि चेंज आ गया, अब उसको मैनेज कैसे करना है आपने। रेजिस्टेंस टू चेंज। अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज लाने में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ऊपर हम 6 पढ़ चुके हैं। अब मैं एक दफा रेपिटेशन और रिवीजन करवा देती हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज इसमें शामिल है। सेविंग फेस, वेस्टेड इंटरेस्ट, फियर ऑफ अननोन, ब्रेकिंग ट्रेडिशंस, रूटीन, इनकॉन्ग्रुएंट सिस्टम एंड इनकॉन्ग्रुएंट टीम डायनामिक्स। दीज आर द causes of resistance in change. नाउ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो इंडिविजुअल लेवल पर हो सकती है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस, ग्रुप भी हो सकती है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में 5 रीजन है इसकी। हैबिट, आदत बन चुकी होती है एम्प्लॉयज की कि डेली रूटीन में जो इससे वो काम कर रहा है, अगर आप उसको चेंज लाना चाह रहे हैं उसकी रूटीन की एक्टिविटीज में, तो आप उसकी हैबिट को एक्चुअली क्लिक कर रहे हैं, हैबिट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसका एक टेम्पो कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने के लिए एज पर द चेंज। सिक्योरिटी का फैक्टर हो सकता है। पीपल विद हाई नीड फॉर सिक्योरिटी आर लाइकली टू रेजिस्ट चेंज। कि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत से होते हैं, उतना लोग इस चीज से परेशान हो रहे होते हैं कि चेंज आएगा, पता नहीं हमें सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी होगी कुछ कोई के नहीं। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ सकते हैं, सैलरी रिलेटेड, इनकम रिलेटेड। another source of immediate resistance is concerned that changes will lower one's income। के चेंजेस की वजह से ये भी तो हो सकता है कि जो इनकम है वो कम हो जाए, बजट अगर साथ नहीं दे रहा। फियर ऑफ अननोन हो सकता है। चेंजेस सब्स्टिट्यूट्स एम्बिग्विटी अनसर्टेनिटी फॉर द नोन। कि आपको शक शुबहात, एम्बिगुअस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, तो फियर ऑफ अननोन। selective information processing, individuals shape their world through their perceptions. Once they have created this world, it resists change। कि अब इंडिविजुअल्स ने एक अपना सर्कल बनाया हुआ है, अपनी रूटीन की एक्टिविटीज बनाई हुई हैं, आप जब उसको चेंज करना चाह रहे हैं ड्यू टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, तो इस केस में फिर उसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस में 6 सोर्सेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस कॉज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर। द नंबर 1, स्ट्रक्चरल इनर्शिया। स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है, बिल्ट इन मैकेनिज्म्स टू प्रोड्यूस स्टेबिलिटी। और ऑर्गेनाइजेशन के बिल्ट इन मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे वो स्टेबली रन कर रही है। स्ट्रक्चरल इनर्शिया एक्ट एज काउंटर बैलेंस टू सस्टेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए स्ट्रक्चरल इनर्शिया ऑपोजिट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, वो इस जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी है उसको ब्रेक कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहा है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल इनर्शिया। लिमिटेड फोकस ऑफ चेंज। अगर चेंज पर कम फोकस हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम, चेंजिंग वन अफेक्ट्स अदर। कि आप एक चीज में अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर आप एक में चेंज लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक हिस्से में, उससे बाकी सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट हो रहे होते हैं, उसमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ग्रुप इनर्शिया, दिस वाज द स्ट्रक्चरल इनर्शिया ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, उसके मैकेनिज्म है, उसके बिल्ट इन स्ट्रक्चर में। ग्रुप इनर्शिया, ग्रुप के नॉर्म्स में एक्ट एज अ कांस्टेंट। ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। थ्रेट टू एक्सपर्टीज, ये खतरा होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाएंगे तो क्या हमें वो एक्सपर्ट पीपल, एक्सपर्ट वर्कफोर्स मिल सकेगी कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करके इस चेंज के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सके। थ्रेट टू एस्टेब्लिश पावर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का थ्रेट हो सकता है। थ्रेट टू एस्टेब्लिश रिसोर्स एलोकेशन, कि रिसोर्स को कहाँ कहाँ पर लगाया जाए, किस तरह से लगाया जाए, रिसोर्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। दिस इज अनदर थ्रेट एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल विच कॉजेज रेजिस्टेंस इन चेंज। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। अब अगर ये चेंजेस आती हैं और इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, रुकावटें पैदा हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने में, तो हम इन रुकावटों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इन रुकावटों को हम दूर कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। हम एजुकेट करें एम्प्लॉयज को, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को, कि उसमें चेंज क्या आएगा, किस सीक्वेंस से आएगा और उसको हम कैसे बीट कर सकते हैं।
पार्टिसिपेटिव एक्टिविटीज रखें कि हर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, आप एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करें, सपोर्ट करें, उनको डिफरेंट बेनिफिट्स दें कि इस चेंज से आपको डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं आपके, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। निगोशिएशन, आप एक्सचेंजिंग पावर सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स के एक्सचेंज कर रहे होंगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट एंड सॉरी जो है बेनिफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी, उसमें कैसे चेंजेस आएंगी। मैनिपुलेशन इन कॉप्टेशन, मैनिपुलेट आप कैसे करेंगे। मैनिपुलेशन मींस टू कोवर्ट इन्फ्लुएंस अटेम्प्ट्स ट्विस्टिंग एंड डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स, कि जो फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं, आप उसको कैसे ट्विस्ट करेंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे, उसको डिस्टॉर्ट कैसे करेंगे, उनको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, और एम्प्लॉयज के लिए यूजफुल बनाने के लिए कैसे आप उसको compete करेंगे, जो भी चेंजेस आ रहे हैं। कॉप्टेशन इज अ फॉर्म ऑफ बोथ मैनिपुलेशन एंड पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन प्लस मैनिपुलेशन इक्वल्स टू कॉप्टेशन। आप मैनिपुलेशन और पार्टिसिपेशन को कंबाइन कर दें, कॉप्टेशन बन जाता है। तो जब आप एम्प्लॉयज को रियलाइज करवाएंगे कि आप मैनिपुलेशन, आपको मैनिपुलेटेड रहना है, आपने कॉप्टेशन, यू विल बी द कॉप्टेशन, यू विल पार्टिसिपेट इन दीज चेंजेस and you'll get benefits of these, then your employees will be motivated to एक्सेप्ट द चेंज, और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। एज अ रिजल्ट आप जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में चेंज लाने के लिए, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। और नंबर 6 क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ गुड फैक्टर, दिस इज नॉट अ गुड वे। एनी हाउ आप जबरदस्ती एम्प्लॉयज को जस्ट आप ऑर्डर्स कर दें कि ये ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है, आपने इसको फॉलो करना है, और इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज क्वेश्चन कि आप जबरदस्ती एम्प्लॉयज को वो करने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये चेंज है और आपने इसको फॉलो करना है। द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट थ्रेट्स और फोर्स अपॉन द रेजिस्टर्स, कि जो रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज लाने में, आप डायरेक्टली उनको थ्रेट करें या डायरेक्टली उन पर ऑर्डर, अपना हुक्म साबित फरमा दें। जिस तरह से अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक पॉलिसी बन रही है कि तमाम एम्प्लॉयज की 10% या 5% सैलरीज कट होगी, और टैक्सेस ज्यादा होने की वजह से, या सच, तो अब ये एक चेंज लाए ऑर्गेनाइजेशन में, आपने क्वेश्चन का फैक्टर यूज करके सिर्फ ऑर्डर कर दिया, और अब एम्प्लॉयज हाँ करें या ना करें, आपने चेंज लाना है और आप ला रहे हैं। अब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि एम्प्लॉयज पर इफेक्ट होगा। देन मिनिमाइजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज को मिनिमाइज कैसे किया जा सके, अभी हमने ये सारे पढ़े हैं। कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, स्टेटस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, क्वेश्चन, हम ये फैक्टर्स यूज करके रेजिस्टेंस टू चेंज को मिनिमाइज कर सकते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो न्यू वर्ल्ड है काम करने के लिए, वो कैसी है। पीपल रोल चेंज हो गया, जो नया सिस्टम है, इसमें पीपल रोल कैसे चेंज हुआ, फ्रॉम कंट्रोल टू एम्पावर्ड, के पहले कंट्रोल थे और अब एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। जॉब प्रिपरेशन चेंज कैसे हुई, फ्रॉम ट्रेनिंग टू एजुकेशन, पहले से ट्रेन किया जाता है, अब एजुकेशन भी साथ दी जाए। तो ये वाली चीजें हम यूज करके चेंज आसानी से ला सकते हैं और इफेक्टिव चेंज ला सकते हैं। फोकस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स एंड कंपेंसेशन शिफ्ट कैसे हुआ, फ्रॉम एक्टिविटीज टू रिजल्ट्स, पहले सिर्फ एक्टिविटीज से और अब रिजल्ट्स तक फाइनल किया जाता है। एडवांस्ड क्राइटेरिया चेंज क्या है, फ्रॉम प्रोटेक्टिव टू प्रोडक्टिव, कि पहले प्रोटेक्शन की तरफ ज्यादा फोकस था, अब प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा फोकस है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। मैनेजर चेंज क्या है, फ्रॉम सुपरवाइजर टू कोच। स्ट्रक्चर चेंज, फ्रॉम हायरार्किकल टू फ्लैट, हायरार्किकल चेंज था पहले, अब फ्लैट चेंज, हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी चेंज लाया जाता है। एग्जेक्टिव चेंज कैसे है, फ्रॉम स्टोर कीपर्स टू लीडर्स, स्कोर कीपर्स टू लीडर्स। एग्जेक्टिव में इस तरह से चेंजेस लाते हैं कि स्कोर कीपर सबसे लोएस्ट लेवल से लीडर तक मूव करता है। सम एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर चेंज, 3 फोर्सेस हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो चेंज लाने पर मजबूर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को।
ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन, द थर्ड वन डेमोग्राफी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस वजह से चेंज लाती है? इजियर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है टेक्नोलॉजी को यूज करके। इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल स्ट्रक्चर्स, न्यू कॉम्पिटेंसीज, न्यू एक्सपेक्टेशंस और टाइम सेविंग टेक्निक्स ये देती है। फैसिलिटेट्स टेलीकम्यूटिंग, न्यू एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स क्रिएट करती है। ये एम्फसाइज करती है नॉलेज को मैनेज करने में। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने को फोर्स कर रही होती हैं। दीज आर द फोर्सेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ दोज फोर्सेस। सेकेंड वन ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन, इसमें शामिल है ग्लोबल कंपटीशन हो सकता है जिस तरह मार्केट कंपटीशन होता है। टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजियर टू कम्पीट क्विकली। और रिजल्ट क्या होता है इसका? रिस्ट्रक्चरिंग, आउटसोर्सिंग एंड मर्जर्स, कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके मर्ज कर लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपटीशन जो मार्केट में सर्वाइवल के लिए और दूसरी कंपनीज के साथ compete करने के लिए। डेमोग्राफी में क्या क्या इन्वॉल्व है? एजुकेटेड वर्कफोर्स, यंगर जनरेशन एंड कल्चर चेंजेस। तो ये इसके सब पार्ट्स आप इस तरह से कह सकते हैं, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच कॉजेस चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। एरियाज वेयर चेंज कैन अकर, वो कौन कौन से एरियाज है जहाँ या डोमेन है जिसमें एक्चुअली चेंज आता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? टेक्नोलॉजी में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और डिजाइन में चेंज आता है। जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या टास्क परफॉर्म जो किए जा रहे हैं उसमें चेंजेस आती हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और पीपल चेंज हो सकते हैं, वर्क फोर्स चेंज हो सकती है एज पर द डिमांड्स और एज पर द चेंज ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन। चेंज मैनेजमेंट सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं? इसमें पीपल, बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस मॉडल, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फाइनली स्ट्रेटेजी, ये सब इन्वॉल्व होते हैं इस सीक्वेंस से। पीपल टू स्ट्रेटेजी मूव करते हैं ये। जबकि चेंज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट मॉडल क्या है? ये ऑपोजिट मूव करता है। स्ट्रेटेजी पीपल सबसे डाउन लेवल पर आते हैं, फिर बिजनेस प्रोसेसेस, इससे हायर लेवल पे बिजनेस मॉडल, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और टॉप पर स्ट्रेटेजी आ जाती है। ठीक है। जबकि चेंज मैनेजमेंट सक्सेस फैक्टर्स में स्ट्रेटेजी सबसे बॉटम पर आती है, पीपल, ह्यूमन वर्क फोर्स में टॉप पर आते हैं क्योंकि दे आर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। चेंज मैनेजमेंट रिस्क अलाइनमेंट में ये जो सारे लेवल्स हैं ये डिस्टॉर्ट हो जाते हैं आगे पीछे मूव करेंगे। ये रिस्क है अब चेंज को मैनेज करने में। चेंज एजेंट्स रोल, चेंज एजेंट्स का रोल क्या है? जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा, चेंज एजेंट है वो क्या रोल प्ले करते हैं? अब चेंज एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने की अथॉरिटी रखते हैं? इंडिविजुअल और ग्रुप हु अंडरटेक्स द टास्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड मैनेजिंग अ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड चेंज एजेंट। कि जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कोई टास्क, कोई एक्टिविटी, कोई इनोवेशन क्रिएट करेगा या विद इन ऑर्गेनाइजेशन लाएगा, दैट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड चेंज एजेंट। चेंज एजेंट इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, वो इंडिविजुअल या ग्रुप इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी। चेंज एजेंट में क्या क्या शामिल? जनरेटर हो सकते हैं, की चेंज एजेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेटर्स, पैटर्न्स, डिफेंडर्स, इम्प्लीमेंटर्स, एक्सटर्नल इंटरनल अडॉप्टर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, मेंटेनर्स। तो ये डिफरेंट हम यूँ कर सकते हैं टाइटल्स हैं फॉर द इंडिविजुअल्स जो कि एज अ चेंज एजेंट बिहेव करते हैं विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनल चेंज एजेंट और एक्सटर्नल चेंज एजेंट, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है कुछ। इंटरनल चेंज एजेंट के क्या एडवांटेज हैं कि अगर इंटरनल कोई बंदा है वो एज अ चेंज एजेंट बिहेव कर रहा है, उसने चेंज लेकर आना है, तो चेंज एजेंट का एडवांटेज ये होता है उसको ऑलरेडी नॉलेज होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें किस तरह के सिस्टम है, प्रोसेसेस किस तरह से है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज लाता है। बेटर नॉलेज होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अवेलेबल मोर क्विकली अवेलेबल होते हैं इंटरनल और चेंज एजेंट्स के, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन का ही कोई ना कोई एम्प्लॉय है, क्विकली अवेलेबल है। लोअर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, और कम खर्चे में काम, जो चेंजेस हैं या फिर कोई इनोवेशन है आप मिलजुल कर आसानी से ला सकते हैं, इसमें कॉस्ट कम लगती है, खर्चा कम आता है। नॉन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है आपको ऑलरेडी पता होती है, ज्यादा कंट्रोल और अथॉरिटेटिव वर्क होता है ये अगर इंटरनल चेंज एजेंट इन्वॉल्व हो रहा है इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। डिसएडवांटेज क्या होता है? टू क्लोज टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ज्यादा करीब होता है, रिस्क का उसको आइडिया होता है, बाइस्ड हो सकता है वो, यानी कि फेवरिज्म का फैक्टर आ सकता है कि वो कोलीग किसी ऐसे कोलीग की सपोर्ट में कि अगर सुपरवाइजर चेंज कर रहा है, ठीक है, वो चेंज लाना चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो फेवरिज्म में किसी दूसरे कोलीग का बेनिफिट सोच रहा हो किसी और, जबकि उसके बेनिफिट सोचने में किसी दूसरे कोलीग का हार्म हो रहा हो,
उसके लिए नुकसानदेह साबित हो, तो ये बायसनेस आ सकती है। मे बी व्यूड अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट अवेलेबल फॉर प्रीवियस जॉब के लिए वो फिर अवेलेबल भी नहीं हो सकते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट में रिड्यूस क्रेडिबिलिटी। एक्सटर्नल चेंज एजेंट अगर होंगे, इसका फायदा ये होगा कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव व्यूज होंगे, इसमें बायसनेस कम से कम आती है, ज्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस हो सकता है इसमें, क्योंकि बाहर है ज्यादा पूल ऑफ टैलेंट से पूल ऑफ स्किल्स आपको मिल सकती हैं। मैनी हैव मोर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बहुत से लोगों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नॉलेज हो सकता है। डिसएडवांटेज ये होते हैं कि इसको ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज कम होता है अगर बाहर का आउटसाइडर है कोई चेंज एजेंट, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, या कोई और कंपनी हो सकती है। इट रिक्वायर्स हायर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें पैसा ज्यादा खर्चा ज्यादा आता है, अननोन क्वांटिटी होती है इसमें भी। लॉन्गर स्टार्टअप टाइम होता है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है ये, और हर्ट्स मैनेजमेंट इमेज, और जो मैनेजमेंट का जो इमेज है वो बुरी तरह से मुतासिर होता है। व्हाट कैन चेंज एजेंट्स चेंज, चेंज एजेंट चेंज क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, पीपल, ये तीन चीजें हैं जो चेंज एजेंट चेंज कर सकता है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, टेक्नोलॉजी वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट, जो इक्विपमेंट, जो टूल्स या ऑपरेटिंग मेथड यूज हो रहे हैं उसको, और पीपल वहां की वर्क फोर्स को चेंज कर सकता है। दिस वाज द चैप्टर 38। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर में मिलूंगी। लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।